नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरे साथ में रेनो काइगर है और अगर मैं गूगल पे सर्च करूं अभी तो काइगर वर्सेस लिखने के बाद में मोस्टली लोग जो है वो सर्च करते हैं काइगर वर्सेस पंच वर्सेस फ्रॉन्क्स वर्सेस नेक्सॉन, वेन्यू, ट्राइबर, ब्रेजा, सोनेट, ऑल्ट्रोज, बलेनो। ये उनके सर्च जो है वो होते हैं जब भी वो काइगर के सामने किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो रहे होते हैं खरीदने के टाइम पे, या उनको जब कंपैरिजन जो है वो अगर करना हो तो। लेकिन अगर आप इन सारी गाड़ियों की प्राइसिंग देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा मैच ऑल्ट्रोज के साथ में खाती है, जो कि लोग कम सर्च करते हैं। उससे पहले भी उनके पास में 4-5 गाड़ियाँ हैं सर्च करने के लिए। क्या रीज़न है? वेल, ये एक एसयूवी टाइप दिखने वाली गाड़ी है और इसी वजह से लोग ऑल्ट्रो से ज़्यादा पंच को इस पर जो है बहुत ही नज़दीकी कंपटीशन मानते हैं, क्योंकि उसकी प्राइसिंग भी जो है थोड़ी सी ही कम है यहाँ पे काइगर के साथ में। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि किसके कंपैरिजन में ये गाड़ी कैसी है। रादर अगर आप काइगर को अपने बाइंग ऑप्शन में रख भी रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं उसके बारे में, तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि गाड़ी जो है वो आपको क्या चीज़ें देगी, क्या चीज़ें इससे आप उम्मीद ना करें। बेसिकली मुझे क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उन सब के बारे में। चलिए, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये रेनो काइगर जो कि तमिलनाडु रजिस्टर्ड है, ये एक्चुअल में रेनो इंडिया की गाड़ी है, कंपनी की ही गाड़ी है। उन्होंने मुझे जो है 3 महीने तक चलाने को दी है। मैंने इसको 3000 किलोमीटर चला लिया है, लेकिन वो सारे मैंने अपने पैसों से जो है फ्यूल उसका डलाया और इसको चलाया है। और साथ ही में इस वीडियो में ना ही रेनो को जो है कुछ कहने का मौका मिलता है, मतलब जो मेरी इच्छा है वो मैं कहूँगा। हाँ, वो वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पब्लिश होने के बाद जब आप लोग देख रहे हैं, फिर वो चाहे खुश हों चाहे वो ना खुश हों, वो उसके बाद ही होते हैं। उससे पहले जो है ये वीडियो देखने को नहीं मिलता है उनको। बेसिकली उन्होंने कुछ भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं किया है। वैसे हर वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक ट्रांसपेरेंसी नोट डालने की, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसमें सब कुछ लिखा होगा कि गाड़ी कहाँ से आई है, पैसा किसका लगा है, कैसे शूट हुआ है। अगर किसी वीडियो में वो नहीं लिखा हुआ तो मुझे बता दो, मैं उसमें ऐड कर दूँगा। चलो, सबसे पहले नेगेटिव से शुरुआत करते हैं। अब नेगेटिव्स जो है वो उस गाड़ी में भरे पड़े हैं वैसे तो। और जब भी मैं काइगर के बारे में कुछ बोलूँ, आप वो सेम चीज़ जो है निसान मैग्नाइट के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम कार है, भले ही दिखती अलग होगी। कुछ वेरिएंट्स में फीचर्स जो है इधर उधर रीशफल किए हुए होंगे। लेकिन रेनो काइगर जो है उसमें क्या नेगेटिव्स है? वेल, सबसे पहली जो चीज़ है वो क्वालिटी की बात है। यहाँ पे इस गाड़ी की हर एक जगह क्वालिटी जो है वो आप कह सकते हो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल सकते हो। अगर आप सच में एक गाड़ी के किसी पार्ट से कोई क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो, स्पेशली जब सेगमेंट में कुछ कार्स एक्चुअल में बेटर क्वालिटी देती हैं। कहाँ पे क्या क्या क्वालिटी? वेल, सबसे पहले जो है गाड़ी का स्टीयरिंग ही ले लीजिए। जब भी आप गाड़ी चलाते हो और अगर आपने स्टीयरिंग कंप्लीटली टर्न कर रखा है, गाड़ी को जब आप उस टाइम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, आपको फील होता है कि स्टीयरिंग वापस नहीं आ रहा है, लॉक हो गया है एक पोजीशन पे। ये चीज़ बहुत ही जो है एविडेंट हो जाती है जब आप शहरों में टाइट टर्न्स ले रहे होते हो या पार्किंग वार्किंग लगा रहे हो, तो भी बहुत ज़्यादा फील होता है। आपको लगता है अरे ये क्या गाड़ी जिसमें स्टीयरिंग लॉक सा हो जा रहा है। उसके बाद में सस्पेंशन की बात आती है। वैसे तो राइड क्वालिटी वगैरह के मामले में गाड़ी एक्चुअली अच्छी है, हाँ, हाईवे स्टेबिलिटी वगैरह में भी अच्छी है, लेकिन सस्पेंशन जो है उनकी ओवरऑल क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। कुछ टाइम बाद में जो है जब भी वो गड्ढों से निकलेंगे तो उनमें आवाज़ आ सकती है। अगर आपने तेज़ी से किसी गड्ढे में चले हुए तो वहाँ उसकी वीकनेस फील होती है, उसमें फिर से कुछ ना कुछ आवाज़ जो है वो वहाँ पे निकल के आ जाती है। फिर उसके बाद में गाड़ी के कई प्लास्टिक्स जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं, बहुत इस्तेमाल किए गए हैं। पहली बात तो प्लास्टिक। अब वो हर प्लास्टिक जो है उसमें, चलो जो टेक्सचर सिलेक्शन है उस पर आप कई लोगों को पसंद हो सकता है, कई लोगों को नहीं हो सकता। लेआउट वगैरह मुझे तो एक्चुअली ठीक लगता है, कई लोगों को लगे ना लगे वो अलग बात है, मुझे तो एक्चुअली अच्छा लगता है। बट इस गाड़ी के प्लास्टिक्स में जो है कई जगह फिनिशिंग अच्छी नहीं है, बहुत ही शार्प है। जैसे आपको ऐसे हाथ जब पकड़ते तो आपको लगता है कहीं कट ना जाए, हाथ कटता कहीं भी नहीं है, इतना भी बुरा कहीं भी फिनिशिंग नहीं छोड़ी हुई है। कई जगह एक्सपोज्ड पार्ट है, स्पेशली लोअर एरियाज जहाँ पे, वहाँ पे नट बोल्ट वगैरह कुछ ना कुछ जो है वो गाड़ी को दिखते रहते हैं। इनफैक्ट ये सीट बेल्ट जैसी छोटी सी चीज़ जो है उसमें 2 प्रॉब्लम्स है। पहली चीज़ तो यही प्रॉब्लम है कि सीट बेल्ट के पार्ट के पीछे जो है गाड़ी की बॉडी जो है वो एक्सपोज दिखती है। दूसरी चीज़ गाड़ी के साथ में ये है कि जब भी आप सीट बेल्ट लगाने जाते हैं तो ये सीट बेल्ट जो जिस हिसाब से सेंटर कंसोल बनाया गया है, सीट बेल्ट लगाने में ही प्रॉब्लम हो जाती है। और ये ऑलमोस्ट हर बार जितनी बार मैं गाड़ी लेके गया हूँ, मेरे जैसे बंदे को भी प्रॉब्लम होती है। मैं इतना बल्कि और इतना मोटा चौड़ा बंदा नहीं हूँ, 5 फुट 8 इंच का हूँ, और इससे ज़्यादा मोटा नहीं हूँ। थोड़ी बहुत तोन निकल आई है वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा मोटा नहीं हूँ। परेशानी जो है यहाँ पे होती है, अगर आप 5 फुट 8 इंच या 5 फुट 10 इंच ऊपर है, आप हर बार फील करेंगे कि साला इसका जो कि इसका जो सीट बेल्ट है वो लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें, कई पार्ट्स जो है वो धीरे धीरे आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही जल्दी उम्र जो है वो दिखने लग जाती है। ये इस गाड़ी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी क्वालिटी के मामले में। बाय द वे, एक और प्रॉब्लम जो है इस गाड़ी के साथ में, क्वालिटी से तो एसोसिएट नहीं की जाएगी, बट फिर भी बताता हूँ, वो ये कि जब भी आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हो उस वक्त ये व्हील बेलर इतना बड़ा है कि एक सिग्निफिकेंट एरिया जो है वो कवर कर लेता है। और ख़ास तौर से जब पहाड़ों में चलाते हो तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि कई बार दिखता नहीं है गाड़ी कहाँ क्या है। ऊपर से जब ये गाड़ी हमें मिली थी तो रेनो ने यहाँ पे रेन वाइजर
वाइपर्स इंस्टॉल कर रखे थे वो और ज़्यादा विजिबिलिटी ख़राब कर देते, तो वो तो हमने रिमूव कर दी है। बट अगर आप ये गाड़ी ले रहे हैं तो प्लीज़ रेन वाइजर ना लगवाएं, क्योंकि ऑलरेडी विजिबिलिटी इसकी ख़राब है। एक और प्रॉब्लम है, रेन से ही याद आया मुझे कि ये जो फ्रंट वाइपर्स आप देख पा रहे हैं अभी, ये वाइपर्स जो है इनकी क्वालिटी भी बहुत ही ख़राब है। रेनो को डेफिनेटली इन वाइपर्स की क्वालिटी में जो है बदलाव करना चाहिए। और जब आप यहाँ ड्राइवर सीट पे बैठे रहते हैं तो फॉर सम रीज़न आपको हमेशा दिखता रहता है सिंडिकेट के वाइपर यहाँ लग रखे हैं, क्लियरली दिखते रहते हैं, उस ब्रांड का नाम जो है वो भी यहाँ दिखता रहता है, दोनों वाइपर जो है ड्राइवर को दिखते रहते हैं। फिर उसके बाद में बड़ा नेगेटिव नेक्स्ट जो है वो इस फ्रंट एरिया में है। ये इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन जो है वो एक्चुअली इस गाड़ी के लिए बहुत बड़े नेगेटिव्स हैं, लेकिन जब आप पेपर पे देखते हो तो एक्चुअली ये ठीक तरीके का लाइनअप है। 1 लीटर का एक नॉन टर्बो वेरिएंट और 1 लीटर का टर्बो वेरिएंट जो कि मेरे पास में यहाँ पे नॉन टर्बो के साथ में आप AMT मैनुअल कुछ भी ले सकते हो, और टर्बो के साथ में जो है आप इधर मैनुअल ले सकते हो या CVT ले सकते हो, जो कि हमारे पास में अभी है। बट ये सब चीज़ें जो है वो तब नेगेटिव में चली जाती है जब आप इसका कोई भी इंजन ऑप्शन उठा के चलाने पहुँचते हो। तो ये गाड़ी चलने के मामले में, इंजन चलने के मामले में किसी भी तरीके से एक्साइटिंग नहीं है। ना ही इनमें अच्छी खासी पावर है और ना ही ये अच्छी खासी फ्यूल एफिशिएंसी या नॉइज़ मतलब कम आवाज़ या फिर कम वाइब्रेशन दे पाते हैं। जब भी ये गाड़ी चलती है तो काफ़ी अच्छी खासी नॉइज़ जो है वो कैबिन के अंदर आ सकती है। इंजन्स की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद में इंजन्स में जो है हल्की फुल्की वाइब्रेशंस भी है। 3 सिलेंडर है तो वो तो एक्सपेक्टेड था, बट ये रिफाइनमेंट के मामले में बहुत ही लैक जो है डेफिनेटली करता है। किसी भी 3 सिलेंडर से आप कंपेयर कर सकते हो। इवन टाटा जो है, जिनके 3 सिलेंडर्स यूजुअली उतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, ना अभी भी हैं, बट उनके भी रिफाइनमेंट के मामले में थोड़े से बेटर जो है वो लगने लग जाते हैं इसके सामने। हालांकि वो इंजन्स जो है वो भी काफ़ी वाइब्रेशन वगैरह देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट दूसरी चीज़ जो इसके साथ में कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं करती, वो इसके गियर बॉक्स भी है। आप चाहे मैनुअल ले लो, आप चाहे AMT ले लो, चाहे CVT ले लो, तीनों ही गियर बॉक्सेस जो है वो अगेन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के जो है थोड़े बहुत हो जाते हैं। ना ही उनका गियर शिफ्ट जो है वो कुछ खास है, ना ही उनका मैनुअल में जो है लंबे टाइम तक ऐसे क्लच या गियर बॉक्स जिस तरीके से रहता है वो भी नौची वगैरह होने लग जाते हैं। तो कहीं पे भी वो क्वालिटी उतनी बढ़िया जो है गियर बॉक्स और इंजन की भी रखी नहीं गई है। ये प्रॉब्लम है। अगर ये फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी डिलीवर कर रहे होते तो शायद मैं इसको भूल जाता एक बार की नेगेटिव, बट यहाँ पे जो है वो चीज़ें नहीं होती। कंक्लूजन जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें एक अच्छी बात इसके बारे में बताऊंगा। चलो, अब इससे पहले जो है कि ज़्यादा बुराई करूँ और लोग जो है मेरी बुराई करना शुरू कर दे, स्पेशली रेनो काइगर के ओनर्स कमेंट सेक्शन में, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ रेनो काइगर के बारे में। सबसे पहली और सबसे सही चीज़ के बारे में है इस गाड़ी के लुक्स और उसकी प्रेजेंस। रिमेंबर, मैंने आपको ये बोला था कि गाड़ी जो लोग सर्च करते हैं तो पंच से लेके ऑल द वे ब्रेजा नेक्सॉन तक वो कंपेयर करते हैं, यानी कि छोटी बड़ी दोनों गाड़ियां जो है वो कंपेयर की जाती है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी बाहर से दिखने में किसी भी मायनों में छोटी नहीं लगती है। ये गाड़ी हल्की सी लोवर जरूर सिट करती है ब्रेजा, नेक्सॉन, सोनेट, वेन्यू से, लेकिन किसी भी मायनों में जो है दिखने में छोटी नहीं है। दिखती बहुत सुंदर है, ये भी इसके बारे में एक अच्छा पॉजिटिव है। हर एक मायनों में जो है वो आगे पीछे कहीं से भी देख लो, अच्छी लुकिंग वाली गाड़ी जो है ये डेफिनेटली है। हाँ, डिज़ाइन जो है वो कहीं ऊपर नीचे ज़रूर हो सकता है, कुछ जगहों पे बढ़िया ना हो, लेकिन लुक्स ऑलमोस्ट सभी को जो है बड़े और अच्छे लगेंगे। फिर आता है स्पेस। इस गाड़ी के लिए स्पेस जो है वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट डेफिनेटली है। मेरे ख्याल से रेनो को थोड़ा सा हाथ बेहतर है जब भी चीज़ों को या स्पेस को यूटिलाइज़ करने की बात आती है। ना सिर्फ इंसानों के बैठने के हिसाब से अच्छा स्पेस है, जो कि आगे वाली सीट पे मैं चाहे बैठा हूँ या आप पीछे वाली सीट पे भी बैठे हो, या आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, 6 फुट की भी है तो भी आप पीछे बैठे हो, तो स्पेस जो है वो एक्चुअली अच्छी कैटेगरी में माना जाएगा। आगे मेरे पास जो है यहाँ पे भी नी रूम भी अच्छा है, मेरे पास थाई सपोर्ट भी अच्छा है, मेरे पास ऊपर जो है यहाँ पे हेड रूम भी अच्छा है, और ओवरऑल हाथ वाथ रखने के हिसाब से दोनों तरफ जगह है। इनफैक्ट जो स्टोरेज वाले स्पेसेस हैं वो भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे 2 कप रख सकते हो, बीच में मोबाइल रख सकते हो। गाड़ी में आगे 2 ग्लव बॉक्स आपको दिए जाते हैं। मोबाइल अगर आप वायरलेस चार्जर ऑप्ट कर रहे हो तो भी उसके ऊपर जो है एक स्टोरेज स्पेस आपको देखने को मिलता है। बीच में सेंटर कंसोल में भी जो है काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। हर एक जगह जहाँ पे भी पॉसिबल हो सकता था स्पेस निकालना और उसको यूज़ करना, रेनो ने वो चीज़ कर ही दी है। फिर इसके बारे में एक और चीज़ अच्छी है, वो है फीचर्स। अब आप जो है डेफिनेटली इसी प्राइस रेंज में कुछ गाड़ियों में कुछ फीचर्स आपको एक आध एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, ज़रूर हैं, लेकिन इस गाड़ी के साथ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती हैं। मेरी अच्छी चीज़ों की लिस्ट में सबसे ऊपर जो है वो मैं इस चाबी को रखना चाहूँगा। ये गाड़ी की चाबी जब भी आप पास में आते हैं तो गाड़ी को अनलॉक करती है, दूर जाते हैं तो गाड़ी को लॉक करती है।
आज तक ऐसा हुआ नहीं कि ये फेल हो गया हो, मतलब ऐसा हुआ हो कि लॉक अनलॉक ना करी हो सकता है कोई दरवाज़ा खुला रह गया हो, कुछ और सिचुएशन में तो बात अलग है, बट हमेशा ये चीज़ काम करती है और मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। हाँ, लंबे टाइम खड़े रहने के बाद अनलॉक शायद ये ना करे पास आने पर, वो आपको जो है जब आप दरवाज़ा पकड़ते हो ऑलमोस्ट तब जाके अनलॉक करती है, बट बाकी हर बार गाड़ी का ये फीचर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। उसके बाद में जैसे ही गाड़ी के आप अंदर बैठते हो तो आपको रियलाइज़ होता है गाड़ी में 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जो हैं वो दी जाती हैं यहाँ पे, बीच में MID में भी आपको यहाँ पे बीच में इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है बट अच्छी खासी स्क्रीन है, एक्चुअली दोनों सेम साइज़ की स्क्रीन जो है वो यहाँ पे लगती है। अब यहाँ पे जो स्क्रीन है इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जो है वो मिलता है, वायरलेस मिलता है आपको। करंटली ललित का फ़ोन कनेक्टेड है, वो ललित इतना दूर खड़ा है उसका फ़ोन फिर भी जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। बहुत ही बढ़िया वायरलेस तरीके से वो जो चीज़ें काम करती है। हाँ, कोई भी टाइप C नहीं दिया गया है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग जो है वो ज़रूर दी गई है। और यहाँ पे आपके पास में USB दिया गया है, जिससे थोड़ा स्लो चलता है सिस्टम पूरा, बट फिर भी जो है वो आपका फ़ोन चार्ज कर देगा। और अगर आपको वायर से एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले चलाना तो वो भी वहाँ पे जो है वो चल जाएगा। फिर स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जो है वो आपको दिया जाता है। गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल आता है, हालांकि क्रूज़ कंट्रोल के बटन बिखरे हुए हैं थोड़े से, लेकिन उसके बाद में गाड़ी जो है उसमें आपको MID जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम नहीं करती है। ऐसा नहीं कि एक्सीलेंट है, लेकिन अपना काम कर देती है। जब भी आप मोड चेंज करते हो, इकोनॉमी या आप चेंज करते हो स्पोर्ट या नॉर्मल मोड में, तो उसके कलर जो है वो भी चेंज होता है, उसका लेआउट जो है वो भी चेंज होता रहता है। काफ़ी सारे MID में फंक्शंस वगैरह जो है वो भी दिखते हैं आपको। फ्यूल इकोनॉमी जो है वो आप लगा सकते हो, फ्यूल इकोनॉमी की हिस्ट्री या फिर गाड़ी जो है उसकी ट्रिप सेटिंग अगर आपको देखनी है तो वो भी आप यहाँ पे देखते हो। और बहुत ही ओवरऑल नीट तरीके से जो है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाता रहता है, कोई भी इशू उसमें नहीं है। एक और चीज़ जो है जो मैं मिस करता हूँ इस गाड़ी में ऑनेस्टली, वो है ऑटोमेटिक हेडलाइट्स। वो डेफिनेटली होनी चाहिए थी गाड़ी की। आप हेडलाइट जब भी बंद भूल जाते हो तो वो जो है एक बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट करती है। अदरवाइज़ ऐसा कोई मेजर इशू फीचर्स के मामले में नहीं है। कई लोगों को सनरूफ लग सकता है कि नहीं होना एक नेगेटिव है, जो कि एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ रेनो अगर ले आए तो इस गाड़ी की हल्की सी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं बिल्कुल भी उस फीचर को जो है तवज्जो नहीं देता हूँ, मेरे लिए कोई काम का नहीं है फीचर, बट आई थिंक अभी भी लोगों को जो है सनरूफ चाहिए। मोस्टली गाड़ी में LED लाइटिंग्स है, चाहे आप गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट देख लो, गाड़ी के यहाँ एम्बियन लाइट जो है, जो कि एक्चुअली है 3 ही जगह, बट यहाँ डायरेक्टली बटन दिया जाता है आपको कंट्रोल करने के लिए। मुझे बड़ा पसंद है ये बटन। तो यहाँ पे जो LED लाइट्स मिलती है, हालांकि यहाँ पे जो हेलोजन लाइट्स आपको देखने को मिलती है, ये एक थोड़ा सा लेट डाउन है। डोम लाइट जो है वो भी LED कर देनी चाहिए थी रेनो को। लेकिन हाँ, फीचर्स वगैरह के मामले में मैं इस गाड़ी को सही रेट करूंगा कि हाँ इसमें है फीचर्स। ओके जी, तो अब बात करते हैं गाड़ी चलने वलने में कैसी है, बट पहले उससे बात करेंगे सेफ्टी की। देखो गाड़ी जो है ये एक्चुअली एक अच्छा ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। लगभग 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से आप काउंट करो तो इस सेगमेंट में ये डिसेंट सेफ्टी गाड़ी, जिन गाड़ियों की सेफ्टी है उनसे ऊपर ही जो है वो रैंक करती है। कोई दिक्कत उसमें वहाँ पे नहीं है। हाउएवर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह को भी देखोगे जो ऑफ़र किए जाते हैं इसके साथ में, तो ओवरऑल ये गाड़ी कुछ 5 स्टार रेटेड कार्स हैं उनसे भी उसकी फ्रेम से भी ज़्यादा बेटर हो जाती है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी वगैरह जो है ओवरऑल अच्छी है। मुझे किसी भी पॉइंट पे गाड़ी में जो है कहीं भी ऐसी घबराहट फील नहीं हुई या कंट्रोल में नहीं आने वाली स्थिति में गाड़ी फील नहीं हुई, जो कि इस गाड़ी के बारे में एक बढ़िया चीज़ कही जा सकती है। उसके बाद में बात आती है कि कैसा प्राइस रेंज और ओवरऑल ड्राइव की बात करते हैं। फिर से प्राइस रेंज जो है, देखो वो इस गाड़ी की खूबसूरत चीज़ तो है कि ये महंगी भी नहीं है ज़्यादा, सस्ती भी नहीं है। सस्ते वाले सेगमेंट को भी कैटर कर रही है, महंगे वाले को भी कैटर कर रही है। वो एक खूबसूरत चीज़ है, बट वही चीज़ कन्फ्यूजिंग भी है जिसके साथ में मैंने वीडियो की शुरुआत करी थी। तो चलने में कैसे फील होती है। स्टीयरिंग जो है भैया वो तो बहुत ही जो कहते हैं ना कि निम्न श्रेणी का यहाँ पे कहा जाएगा। कुछ भी उसमें मज़ा नहीं है चलाने में स्टीयरिंग फील में। तो हाँ ठीक है, हाईवे पे चल रही है सीधा तो आपको सीधा सीधा फील दे देगा कि ऐसी एकदम बढ़िया जिधर मोड़ोगे उधर चली जाएगी। कोई ऐसा अच्छा फीडबैक कनेक्टेड फील कुछ नहीं है ऐसा। इनफैक्ट कुछ कुछ जगह बड़ा ही डिस्कनेक्टेड सा लगता है ये स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग में ऐसा कोई फील नहीं है। इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी गाड़ी ठीक है, ओवरऑल हाई स्पीड पे भी आप चल रहे हो तो स्टेबिलिटी वाली वो प्रॉब्लम नहीं फील होती है, आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है। उसके बाद में गाड़ी जो है वो जब भी ये अपने नॉर्मल गड्ढे जितने भी है, जैसे सड़कों में एंडुलेशन हुआ या ऐसे कोई गड्ढे, उन पे तो देखो सस्पेंशन अच्छे काम करते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लस सीट्स जो है उनका भी कुशन कुछ ऐसा है कि वो एक्चुअली मिलके अच्छा ही काम करता है कंफर्ट के हिसाब से। प्रॉब्लम जैसे शुरू होती है जैसे ही आप जो है गाड़ी को ख़राब, मतलब टूटे हुए पैच, कहीं गड्ढा हुआ, जैसे ये गड्ढे पे से मैं निकाल दूँ अभी तो सस्पेंशन है आवाज़ कर जाएगा पूरा, बहुत ही अजीब सा, बहुत ही ऐसा लगेगा कि गाड़ी तोड़ दी है मैंने। तो वैसी वाली फीलिंग जो है वहाँ से आने लग जाती है। आपको फील होने लग जाता है कि उतना भी ड्यूरेबल पार्ट नहीं है जितना मैं इन गड्ढों से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ वैसा। तो जब तक गड्ढे ना हो तब तक भले ही जैसे ये पैच वर्क वगैरह हुआ है इस पर कि उसके ऊपर से भी अगर मैं गाड़ी ले जाता हूँ तो ऐसा कोई भी डिस्कम्फर्ट सी चीज़ नहीं होती है। बट अगर गड्ढा आया
तो ये गाड़ी के सस्पेंशन बहुत अजीब काम करते हैं। इस सेगमेंट में अगर आप बात करोगे तो गड्ढों से निकलने के मामले में जैसे आई थिंक ऑल्ट्रोज ही इनफैक्ट इससे बेटर है आपके पास में। जो ये गाड़ियाँ हैं मारुति की फ्रॉन्क्स वगैरह, ये भी जो है इनके भी सस्पेंशन इंडिया के वो जो ख़राब पैचों वाली सड़कों के हिसाब से अच्छे ट्यून किए गए हैं। उसके बाद में इस गाड़ी की सबसे बड़ी समस्या जो इंजन और वो वाली चीज़ तो मैंने बताई थी, ना ही कुछ ऐसी पावर ना ही कुछ ऐसी चीज़ें। इसको अगर आप डाल दो इकोनॉमी मोड पे, जो ये ग्रीन हो जाता है सब कुछ यहाँ पे, भाई कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पेडल काम करना ही बंद हो गया है, वो रेस्पॉन्स करता ही नहीं है। मतलब ये वाला जो पेडल है, आप कहते हैं हार्ड प्रेस करना पड़ेगा तब जाके गाड़ी जो है जागती है। लेकिन वो इसमें ज़्यादा एविडेंट तब हो जाता है जब गाड़ी में 3-4 लोग बैठे हैं, तब आप इकोनॉमी मोड भी चला ही नहीं सकते, तो आपको नॉर्मल या स्पोर्ट मोड भी चलाना होता है। स्पोर्ट मोड फिर भी ऐसा है जहाँ पे इंजन हमेशा लाइव रहता है इन टर्म्स ऑफ पावर, लेकिन आवाज़ बहुत करता रहता है। तो आप मोस्टली नॉर्मल मोड में जो है गाड़ी को चलाएंगे, और नॉर्मल मोड में भी चलाने पर गाड़ी कुछ खास फ्यूल एफिशिएंसी नहीं देती है। हाईवेज़ पे अराउंड 14-15 हमें मिला है, 16 भी मिल जाता है अगर हम 100 से नीचे चलाएँ तो। और अगर आप बात करेंगे सिटीज़ में तो फ्यूल एफिशिएंसी जो वो है 11 के आसपास हवर करती रहती है। अगर हम बहुत प्यार से चलाएं तो थोड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन यूजुअली हम प्यार चला नहीं पाते हैं तो फ्यूल एफिशिएंसी ड्रॉप जो है वो 9-10 के आसपास आ जाता है। तो वो एक इश्यू जो है इस गाड़ी के साथ में है कि फ्यूल एफिशिएंसी भी उतना बढ़िया नहीं है, इंजन का रिफाइनमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है, चलाने का मज़ा नहीं है। बट हाँ, अगर आप स्लो चलाने वालों में से हो जो प्यार से चलाते रहते हैं 80 की स्पीड पे, यहाँ पे जैसे 80-84 पे चलती है, मैं प्यार चला रहा हूँ, तो यहाँ पे ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको ना तो इंजन कोई खास आवाज़ सुनाई देगी, रोड नॉइज़ इतनी है कि इंजन की कोई खास नॉइज़ जो है नहीं आएगी, ना ही आपको ऐसा कोई भी स्टीयरिंग वगैरह या डायनामिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम लगेगी। तो स्लो चलाने वाले लोगों के लिए तो ठीक है, गाड़ी उनके हिसाब से तो बनी है। स्लो और कम अगर आपको चलना है तो ये गाड़ी आपके लिए सही बैठेगी, क्योंकि फिर आपको लुक्स भी मिल जाते हैं बड़ी गाड़ी वाले, और आपको जो है सेफ्टी भी डिसेंट मिल ही रही है। तो भैया कंक्लूजन क्या है, लेनी है कि नहीं लेनी है, ये बताता हूँ मैं आपको। देखो, अगर आपको गाड़ी उस हिसाब से लेनी है कि आपको 1-1.25 लाख किलोमीटर तक चलानी है, लंबे टाइम तक रखनी है, वो पूरा ड्यूरेशन आपका फर्स्ट फ्री होना चाहिए। मतलब जैसी सर्विस डिमांड इनिशियली कर रही गाड़ी वैसे भी 1-आध लाख किलोमीटर चलने के बाद करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाड़ी की उम्र दिखने लग जाए, या आपको वो Hyundai या फिर लेट्स से मारुति की वो ओवरऑल स्मूथनेस आपको चाहिए। इवन टाटा की कुछ गाड़ियों की ऑलमोस्ट क्वालिटी जो है वो अगर आपको चाहिए तो शायद आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस टाइप के लोग हैं जो कि आराम से चलाने वाले हैं, ज़्यादा तेज़ चलाते नहीं हैं, 80 के आसपास चलते हैं, हाईवेज़ पे भी ज़्यादा तेज़ नहीं, सिटी में भी प्यार से चलाने वाले लोग हैं, आपको बड़ी दिखने वाली गाड़ी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि प्राइस उतना ज़्यादा जो है पे ना करना पड़े बट वो वैल्यू नज़र आए हर जगह पे, ठीक है, छोटी मोटी फिनिकीनेस, छोटी मोटी परेशानियाँ जो इधर उधर मैं झेलने को राज़ी हूँ, ऐसा कुछ बड़ा ब्रेकडाउन तो इस गाड़ी के साथ में नहीं होने वाला है, ना ही ऐसी कोई खबर हमने कहीं सुनी है, तो आप जो है गाड़ी को ज़रूर ले सकते हो। बट डिपेंड यही करता है कि अगर हल्का सा भी एक्स्ट्रा बजट है आपके पास में तो इस गाड़ी पे मत रुकिए, आप जंप कर सकते हैं दूसरी गाड़ी के लिए। अगर आपका बजट कम हो रहा है और आप ज़बरदस्ती थोड़ा सा छलांग मार रहे हैं तो तभी मारिए जब आपको वो प्रेजेंस या फिर वो कम ही चलाना है, वैसे वाले कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो। फ़िलहाल मेरा रिव्यू जो है वो यही है। आप अपने एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, अगर आप प्यार से लिखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और आई नो कई लोगों के पास में होगी काइगर, उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैंने अगर कुछ बहुत ही नेगेटिव बोला है, बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि मेरा काम ही यही है। अगर मैं आपको सही तरीके से चीज़ें नहीं बताऊंगा तो बाइंग डिसीजन जो है वो लोग कैसे लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो पसंद आई। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।